बंदिश नाम की कोई चीज ही नहीं थी हमारे घर में। इवन के कहा डैडी, लोग तो या हमारी फ्रेंड्स तो कहती हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ऊपर छत पे नहीं जाने देते, गेट के बाहर नहीं खड़ा होने देते, और आप मुझे कह देते हो कि फलां फलां लड़के को ऐसे मेरा मैसेज दे दी, वो अपने पापा को भेजती है 6 फीट के, कोई मिश्री की दली नहीं है जो उठा के मुंह में डाल लेगा। मुझे स्प्रिंग वो उछलता है जिसे दबाया जाए, जिस स्प्रिंग को दबाएंगे ही नहीं तो वो उछलेगा। साथ वाली फ्रेंड्स बोलती है हमें छत पे नहीं जाने देते, गेट पे नहीं खड़े करके ये बोलो कि नीड है 50,000 की नीड है, 10 मिनट के अंदर अंदर वो रेज करो और मुझे अभी चाहिए। हाँ जी ममता की हाल है? अच्छा गल सुन, मैं जल्दी चाह बिट्टू वीर ने 50,000 रुपए ना अकाउंट के, मेरे पेरेंट्स का भी ध्यान रख, उनका भी रख। हाँ, हमने ये नहीं बताया भी दोनों की आपस में ही हुई है। जी, हम यही कहते हैं हाँ जी दोनों की। मैंने कहना 2 बेटियां 2 बेटे। मैंने ऐसे मुंह की तरफ देखना भी मम्मी झूठ क्यों बोल रहे हैं, बेटे तो है ही नहीं, 2 बेटियां 2 बेटे क्यों कह रहा है। अभी चुलबुली थी नेचर में डैडी को हमेशा पेरेंट्स को कि मैं जिस घर में जाऊंगी मैं उनको कमा के नहीं दूंगी, मैं सिर्फ घर में बैठूंगी, घर संभाल लूंगी, खाना बनाऊंगी। स्पॉट डिसीजन लिया और पेरेंट्स को मैसेज भिजवा दी हम लोग इस 31 मार्च को स्कूल वाइड। ये हो रहा है कि अब बेटी बचाओ की जरूरत नहीं है, अब बेटा बचाओ की जरूरत होगी। उनकी बेटी है 2.5 पौने 3 साल की किसी फैमिली में, और उस बच्चे की माँ, ये रियलिटी है मेरे, देख लो गूज़बम्स आ गए इस बात को करते करते। रियलिटी है, उस बच्चे की माँ डॉक्टर के पास जाती है कि मेरी इस बेटी को मार दो। एक आजकल के बच्चों के मन में ये बड़ा है कि मैरिज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी कि चलो वो लिविंग रिलेशन में रह रहे, लेकिन जो शादीशुदा पुरुष हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो भी लिविंग में लोग खड़े और नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ने वाले होते हैं। बिल्कुल। इन चीजों को देख के थोड़ा सा हमें भी लगा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हुआ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया कोई हमारे आगे जज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं है तो हम कुछ नहीं है। नमस्कार। और आज के जो हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं वो एक ऐसी महिला है जिसने बचपन में ही ठाना कि कुछ अलग करना है, अपनी पहचान अपने दम बनानी है। अगर परिवार की बात करें तो परिवार ने भी पूरा साथ दिया, अपने जीवन की जो उड़ान है, जो सत्य की उड़ान है, और ऐसी उड़ान है कि अपने दम पर उड़ो, आप जो करना चाहते हो आप करो। पेरेंट्स ने तो सहयोग दिया ही दिया, साथ में बात करें, हम सफ़र की बात करें तो हम सफ़र ने ऐसे साथ संभाला, ऐसे दामन को संभाला कि कुछ भी कर ले यार, अपनी जिंदगी है उसको एंजॉय कर। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि तेरे साथ 2 परिवारों की जिंदगी जुड़ी है, और उसी सोच को लेकर, उस विश्वास को लेकर अपने जीवन को इस तरीके से जिया, ऐसी उड़ान भरी कि अपना नाम समाज में एक अलग ही पहचान से बनाया। तो बात करते हैं मैम अमन मोंगा के साथ, जो एक समाज सेवी हैं और एक टीचर भी हैं, और उनसे बातचीत करते हैं। उनके सपनों की जो उड़ान की दुनिया है वो उसका सफ़र कैसे रहा, समाज में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परिवार ने तो हिम्मत दी, संघर्ष दिया, साथ दिया, और इस समाज ने उनको कैसे अपनाया, कैसे उन्होंने साथ दिया। तो बात करते हैं मैम अमन मोंगा के साथ। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। जी जी, आज गर्मी का मौसम है तो कैसे चल रहा है सब? गर्मी है, सीजन है, जी आएगा, जरूरी है ये भी। जी 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 जी। हाँ जी मैम, तो शुरुआत करते हैं, आपके जीवन से शुरुआत करते हैं। एक नया पहचान बनाया है, नए रुतबे के साथ बनाया है। सबसे पहले तो अपने जन्म स्थान और माता पिता के बारे में बताएं। जन्म स्थान मेरा है पंजाब में, मुक्तसर, श्री मुक्तसर साहिब के नाम से मतलब जाना जाता है वो शहर, वहाँ का मेरा जन्म है, पंजाब का। जी जी। और माता पिता? माता पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। जी जी। फादर का नाम था सरदार अमीर सिंह और मदर का नाम था सतविंदर कौर। जी जी। पारिवारिक माहौल कैसा था, बचपन कैसे व्यतीत हुआ आपका? पारिवारिक माहौल हमारा उस जमाने में भी बहुत बढ़िया था। हालांकि मेरा 72 का बर्थ है, तो उस जमाने में भी हमारे घर का माहौल, क्योंकि मेरे मदर एजुकेटेड थे, जैसे आप कहते हैं कि लेडीज का पढ़े होना जरूरी है, फीमेल का पढ़े होना जरूरी है, तो मेरे मदर एजुकेटेड थे। और उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट कि उनकी सारी एजुकेशन दिल्ली की थी, तो उस जमाने की दिल्ली की एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब में थे, फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमारे घर का माहौल बड़ा ही ब्रॉड माइंडेड रहा है। मतलब उस टाइप का जो जमाना था, हम उस माहौल में नहीं पले जो जमाने में चल रहा था। जी 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 जी। तो बचपन कैसे निकला, बचपन के की जो शुरुआत थी, शुरू की पढ़ाई की शुरुआत थी, वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? लोकल ही स्टडी है मेरी। जी जी।
क्योंकि हम दो सिस्टर्स हैं। तो मदर मेरे को थोड़ी गठिया की दिक्कत थी, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा दिक्कत थी, गठिया हुआ जिसको पापा बोल देते हैं। तो उस वजह से हम लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते थे, मदर को छोड़ना। सिस्टर की भी मैरिज होगी, तो फिर लोकल ही स्टडी की है सारी। परिवार में कितने लोग थे? अगर बचपन की बात करें तो किस तरीके का बचपन था? अभी एक बोल्ड लड़की की तरह छोड़ दिया गया था, या ये था कि जैसे बंदिश थी? अभी भी कहीं ना कहीं तो है कि उस परिवार में आपका ऐसे बचपन व्यतीत हुआ कि नहीं, उड़ले जितना उड़ना है? बंदिश नाम की कोई चीज ही नहीं थी हमारे घर में। इवन के उस टाइम में फोन नहीं होता था जिस टाइम हम लोग स्टडी कर रहे थे, या मैं अपने कॉलेज टाइम की बात करूं, जिस टाइम हम यंग हुए, टीन एज में आप पाते हैं, यंग हुए, कॉलेज गए। तो जैसे डैडी जॉब में थे, तो उन्होंने मुझे कहना कि मेरे उस दोस्त को उसका बेटा तेरे साथ पढ़ता है, उनको कहना कि ऐसे ऐसे डैडी ने मैसेज दिया, कोई जॉब का, कोई पेपर वर्क का, किसी भी तरह का मैसेज, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं थे। तो मैंने एक दिन कह दिया, मैं शुरू से ही थोड़ी चुलबुली नेचर की रही हूँ, क्योंकि घर का छोटा बच्चा चुलबुला होता है। बिल्कुल, तो मेरे को याद आती है बहुत बार ये बात। तो मैंने डैडी को कहा कि डैडी, लोग तो या हमारी फ्रेंड्स तो कहती हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ऊपर छत पे नहीं जाने देते, गेट के बाहर नहीं खड़ा होने देते, और आप मुझे कह देते हो कि फलां फलां लड़के को ऐसे मेरा मैसेज दे दी, वो अपने पापा को मैसेज दे देगा। तो आगे से मेरे फादर का ये रिप्लाई था कि मेरी बेटी है 6 फीट की, कोई मिश्री की दली नहीं है जो उठा के मुंह में डाल लेगा। मुझे भरोसा, मैं कह रहा हूँ तो मैसेज दे दे, तो जाके बुला के उसको कॉलेज में मैसेज दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस माहौल में हम पले बड़े हैं। जी जी तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ। जी जी जी। तो बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो और आज आप साझा करना चाहते हो? बचपन एक्चुअली थोड़ा सा मैं बोलूँ तो मदर को गठिया थी मेरे बर्थ से पहले ही। मुझे तो याद नहीं है कोई ऐसा दिन जब उनके साथ जैसे माँ बेटी मिलके मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कभी उनके साथ मैं पैदल चल के मार्केट गई हूँ। तो इस तरह की थोड़ी रही हैं दिक्कतें। इसी वजह से मेरा मैथ्स में मतलब आगे एमएससी करने का बहुत ज्यादा मन था। अभी मैं मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मानो, पर इसी वजह से मैं मैथ्स भी नहीं कर पाई, क्योंकि मदर को टाइम देना होता था, उनका था, जॉब भी थी, और प्रॉब्लम ऐसी आ जाती थी कि पता ही नहीं होता था कब किस दिन उन्होंने उठना है, किस दिन नहीं उठ पाएंगे। तो उनको छोड़ के कहीं बाहर जाने का या उतना टाइम मैथ्स पढ़ने के लिए जैसे देना पड़ता है, तो ऐसा कुछ मैं नहीं कर पाई। पर अपनी पूरी आजादी से जिंदगी जी है। ये नहीं है कि मेरे मन में कोई मलाल है, मलाल नहीं है कोई। जी 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 जी। बचपन में कोई ऐसा शौक जो पूरा ना हुआ? करिकुलर एक्टिविटीज का शौक था मेरे को। मैं डांस भी करती थी, मैं स्पोर्ट्स में भी थी, बैडमिंटन खेलती थी। जी जी। और अब हमारे टाइम में जैसे फैंसी ड्रेस था, गिद्दा वगैरह पंजाब में चलता है, तो मैं हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। जी 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 जी। कोई ऐसी इच्छा हो जो ना पूरी हुई हो और आज भी हो कि यार वो इच्छा पूरी होनी थी? मुझे नहीं याद आता कि जिंदगी में कोई मेरी ऐसी इच्छा भगवान की दया से रही हो जो पहले पेरेंट्स ने और फिर हस्बैंड ने ना पूरी की हो। जी 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 जी। पढ़ाई के दौरान का संघर्ष कैसा रहा आपका? कोई खास स्ट्रगल नहीं हुआ, नॉर्मल स्टडी, क्योंकि पेरेंट्स भी एजुकेटेड थे, उस चीज को समझते थे। तो स्कूल कॉलेज सब अपना बड़े अच्छे से गया, बहुत बढ़िया गया सब कुछ। अब मैं पढ़ाई के साथ अगर खेल कूद की बात करें, वो लड़कियों के लिए कितना जरूरी है और आपके समय पर उस चीज को कितना का महत्व दिया जाता था? हाँ, उस टाइम में महत्व नहीं दिया जाता था, पर हमारी फैमिली बोल रही या मेरे पेरेंट्स बोल रहे तो उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। मैं गेम्स में, मैं प्राइमरी में कबड्डी खेलती रही हूँ, खो खो खेलती रही हूँ, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो सेकेंडरी में जाके बैडमिंटन खेला मैंने, कॉलेज में जाके टेबल टेनिस भी थोड़ा बहुत खेला है। बैडमिंटन का तो मैंने काफी आगे स्टेट लेवल तक के मतलब खेले हैं। बैडमिंटन तो मैं खेलती रही हूँ। यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना हर तरह का, और मेरे हिसाब से ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमें ओवरऑल स्मार्ट बनना है तो हमें हर करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा। आजकल तो खैर पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज को लेके चलते हैं कि बच्चा गेम्स में भी जाए, डांस में भी जाए, जिम भी जाए। उस टाइम में इतना नहीं था, बट हमारे पेरेंट्स ने उस जमाने में भी हर तरफ से एक्टिव बनाया। जी जी। क्लास कितनी का बंक किया आपने? हमारे जमाने में क्लास बंक का ट्रेंड ही नहीं था। जी 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 जी। उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था क्लास बंक करने वाला। जी जी। कुछ वैसे ही शहरों में जब मदर फादर दोनों जॉब में है, सब जानते होते हैं, तो ऐसा कोई मौका ही नहीं आया कि हमें कभी कॉलेज से बंक करके हमें मूवी देखने जाना पड़ा हो, क्योंकि हमें घर से रोक टोक नहीं थी। बंक वो करते हैं
स्प्रिंग वो उछलता है जिसे दबाया जाए, बिल्कुल। जिस स्प्रिंग को दबाएंगे ही नहीं तो वो उछलेगा क्या। तो हमें कभी दबाया ही नहीं, इसलिए हमें कभी उछलना भी नहीं पड़ा। जी, पेरेंट्स खुद मूवी दिखाने लेके जाते थे। अच्छा। दिल्ली जैसे रहे हैं, बता रही हूँ मदर की एजुकेशन दिल्ली की है, तो उस टाइम होता था छुट्टियां नानके चलो, नानके जाना, दिल्ली जाना, घूमना फिरना, मूवीज देखनी, पूरा महीना खूब घूमना। तो मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। जी जी जी। कोई मतलब इच्छा थी ही नहीं किसी तरह से, हमें कहा ही नहीं कि ये काम नहीं करना। जो किया बहुत अच्छा किया, और पेरेंट्स की इज्जत बचा के किया, सबसे जरूरी बात। और साथ में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, जैसे आपको इतनी आजादी मिली हुई थी, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे भी जिनका ये होता हो भी घर से ना निकलने देते हो। जब आपसे में बातचीत होती थी तब कैसा फील होता हाँ, था? मैंने बताया ना कि मेरे डैडी से ये बात कई के साथ वाली फ्रेंड्स बोलती हैं, हमें छत पे नहीं जाने देते, गेट पे नहीं खड़े होने देते। तो उनको देख के लगता था भी हाँ ये लोग कैसे जीते हैं, और वो कहते थे कि आप लोग कितने लकी हो, आपके पेरेंट्स इतने समझदार हैं। तो वही बात आती थी, उस टाइम कहते थे भी हाँ वो पढ़े लिखे हैं तब, पर उस बात को समझने की उम्र नहीं थी। भी एजुकेशन का फर्क इतना था भी हाँ हमें आजादी मिली हुई है, पर हम तब ये कहते थे कि शायद नेचर है। पर जैसे जैसे बड़े हुए समझ आई कि एजुकेशन बहुत जरूरी है इन सब चीजों को समझने के लिए। जी जी जी। जो एजुकेटेड होगा वही उस चीज को समझेगा, पेरेंट्स जो भी कोई है, चाहे मदर है चाहे फादर है, कि बच्चे को फ्रीडम कितनी जरूरी है। जी जी। और बाकी बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो उस फ्रीडम का नाजायज फायदा ना उठाए। जी जी जी। चाहे कोई भी हो। जी, शादी कब और किसके साथ हुई? लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, फुल्ली अरेंज मैरिज। जी जी जी। मैरिज सिरसा में हुई 98 में। 27 साल हो गए मेरी मैरिज को। जी जी। 27 ईयर्स बड़ा लंबा टाइम होता है, लेकिन भगवान की दया से उस टाइम कभी पता ही नहीं चला कि कब 27 साल निकल गए, क्योंकि लाइफ पार्टनर के रूप में भगवान का रूप मिला मुझे। जो बात उन्होंने एक बार रोक दी, मैंने कभी नहीं दोहराई, और इतना सपोर्ट किया उन्होंने मुझे कि जैसे मैं पेरेंट्स को, हम 2 सिस्टर्स हैं जैसे पहले भी बताया, ब्रदर नहीं था, तो दूसरी सिस्टर बड़ी है, उसकी मैरिज मुझसे पहले हुई थी। तो जब मेरी मैरिज हुई तो नेचुरल है पेरेंट्स अकेले रह गए। फिर मैंने बताया मदर को गठिया की दिक्कत थी, तो हर पल ध्यान उधर रहता था। हालांकि मेरी मैरिज तक फोन तो आ गए थे, पर फिर भी एक फिक्र बेटियों को रहता कि पेरेंट्स अकेले हैं, पेरेंट्स अकेले हैं। जी जी। तो फिर मैरिज के बाद मेरे बेटी हुई साल बाद, तो जब मेरी भी बेटी हुई फिर मुझे लगा अभी आज मैं छोड़ के आऊँ, कल को ये भी हमें छोड़ के जाएगी। तो अंदर एक फीलिंग्स आनी शुरू होगी कि माँ को क्या फिक्र होता है बच्चे का। चाहे आज मेरी मैरिज कर दी, मैं उनका फिक्र करती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स मेरा कितना फिक्र करते हैं। एक वो फीलिंग समझनी शुरू होगी ना। फिर मैरिज के 2 साल हुए होंगे शायद, बेटी साल 6 महीने की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने एक दिन हस्बैंड को बोला कि जब अपनी बेटी बड़ी होगी ना, नूर है बेटी का नाम, बड़ी होगी तो पापा ना एक ऐसा कोई आश्रम खोल लेंगे, जो मेरी वर्डिंग थी, जिसमें वो पेरेंट्स आके रहे जिनके सिर्फ बेटियां हो, औलाद में बेटा ना हो। भी मुझे ये था भी आज मेरे पेरेंट्स को देखने वाला कोई नहीं है, तो हम ऐसा कोई जगह बनाएंगे जहाँ पे वो पेरेंट्स आके रहें, ताकि हम उनकी देखभाल कर पाए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू जैसे कहेगी अपा वैसे करेंगे, बस तू एक चीज का ध्यान रख कि मेरे पेरेंट्स का भी ध्यान रख, उनका भी रख। मैं हर तरीके से तेरे साथ हूँ, और जितनी सेवा जितनी केयर मेरे पेरेंट्स की मेरे हस्बैंड ने की है, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि अगर मेरा भाई होता, मेरे पेरेंट्स की इतनी सेवा नहीं हो पानी थी जितनी। मैं ये नहीं कहती कि बहुएं बुरी होती हैं या भाभियां बुरी होती हैं, पर मेरे हस्बैंड कभी उनके दामाद या कह दूं जवाई नहीं बने। वो बेटा बन के रहे हैं, और बेटा बन के उन्होंने सारे एंड लास्ट टाइम तक उनका जो सारा निभाया वो। जी जी जी। मैम, जैसे आपने बताया कि आपका भाई भी नहीं है और आपके बेटा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा बेटा नहीं है। जी जी। बायोलॉजिकल बेटा नहीं है मेरे, बायोलॉजिकल में एक बच्चे की माँ हूँ, बट इस टाइम मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, और मेरे पास बेटा भी है और बेटी भी है। जी जी। दामाद को बेटे के रूप में आपने अपनाया? मेरा मैंने नहीं अपनाया, वो बच्चा खुद से बेटा बना। जी जी जी। अब आज मैं अगर उसको दामाद कहती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उस बच्चे को मैं पराया कर रही हूँ। अच्छा। उस बच्चे ने इतना प्यार लिया हमसे, इतना प्यार लेता है वो, कि हम जो कोई हमें अननोन पर्सन मिलता है, कि जैसे अपन, ये तो है नहीं कि लाइफ में हमेशा पुराने लोग ही मिलते हैं, कुछ नए भी मिलते हैं लाइफ में। तो पूछते हैं बच्चे कितने हैं, तो हम यही कहते हैं 2। क्या कर रहे हैं बच्चे? बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं। दोनों मैरिज होगी? हम कहते हैं हाँ जी दोनों की होगी, कहते हैं दोनों की होगी। वो बाद में हम लोग हंसते हैं भी हाँ हमने ये नहीं बताया भी दोनों की आपस में ही हुई है। जी, हम यही कहते हैं हाँ जी दोनों की मैरिज होगी। जी जी। तो मैम, एक औरत की जिंदगी में लड़के का होना, जैसे अगर पहले की समय की बात करें, जो पहले का टाइम था, तो ये कहते थे कि लड़का होना जरूरी है, बेटा होना जरूरी है। आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, है ना। और राखी के समय पे बहन भी रोती है कि मेरा भाई होना चाहिए। आपने इस कमी को महसूस किया है, या
खुद ही लड़के बनकर निकली है और माँ बाप को कभी एहसास नहीं होने दिया कि हम बेटों से कम नहीं है। मैं बताती हूँ, जी। जब मैं थोड़ी यंग हुई तो जैसे वही बातें मैं बता रही हूँ भी, लोग मिलते हैं पूछते हैं, मदर भी जॉब में थे तो मम्मी से किसी ने पूछना भी आपके कितने बच्चे हैं, तो मम्मी ने कहना 2 बेटियां 2 बेटे। मैंने ऐसे मुंह की तरफ देखना भी मम्मी झूठ क्यों बोल रहे हैं, बेटे तो है ही नहीं, 2 बेटियां 2 बेटे क्यों कह रहे हैं। हाँ, पर हम तो 2 बहनें हैं। हम तो 2 बहनें हैं। हाँ हाँ। पर आगे से उस टाइम जमाना था कि क्वेश्चन भी इतना नहीं करते थे। जी जी जी। फिर थोड़ी देर बाद 5 बार 4 बार 7 बार सुना, फिर एक दिन मैंने पूछा मम्मी आप हमेशा सबको झूठ क्यों बोलते हो। कहते मैं झूठ नहीं बोलती, बेटियां तुम लोग हो, पर हम पाल भी तो बेटों की तरह रहे हैं ना। बेटों की तरह रात को 12 बजे भी तुम लोगों को बोले कि वहां जाओ, तुम लोग चले जाओगे ना। वो डर नहीं है ना, हमें भी विश्वास है तुम लोगों में भी डर नहीं है, तो तुम लोगों में ही हम अपना बेटा देखते हैं। जी जी। तो उस बात को मैं आज समझती हूँ कि जब मेरी बेटी यंग हुई तो मुझे भी ये होता था कि हाँ मेरी बेटी भी बेटों से कम नहीं है, तो मेरे भी एक बेटा एक बेटी है, सोचती थी। पर मैंने ये बात कही किसी को नहीं, और भगवान ने मेरी उस सोच को पूरा किया कि मुझे एक बेटा भी मिल गया। जी जी। हम लोग मतलब इतने लकी हैं कि जो बच्चा हमारे घर में आया, मतलब बेटी से ज्यादा प्यारा वो लगता है। जी जी। या प्यार वो लेता है। जी जी। आपके कैरियर को आपके पति ने कितना एक्सपोर्ट किया? 100% सपोर्ट किया। जब हमारी एंगेजमेंट हुई, जैसे अरेंज मैरिज में होता है, तो उस टाइम मैं प्राइवेट जॉब में थी, स्कूल में प्रिंसिपल थी जब मेरी एंगेजमेंट हुई है। तो हस्बैंड ने मेरे सामने एक शर्त रखी कि मैं लाइफ में कभी भी सर्विस नहीं करवाऊंगा। अच्छा। और मैंने बीएड नहीं की थी क्योंकि मेरे मदर फादर जॉब में थे, मेरी सिस्टर जॉब में थी। और मैं ये कहती होती थी, जैसे बताया मैं चुलबुली थी नेचर में, डैडी को हमेशा पेरेंट्स को, कि मैं जिस घर में जाऊंगी मैं उनको कमा के नहीं दूंगी, मैं सिर्फ घर में बैठूंगी, घर संभाल लूंगी, खाना बनाऊंगी, जिनके घर का काम करूंगी मुझे वो 2 रोटी नहीं देंगे। मतलब बचपन की बात कर रही हूँ, बचपन में मेरी ये सोच थी। तो डैडी 1-2 बार बीएड के फॉर्म भी लाए, भी बीएड तो कर ले, तो जॉब ना करी। मैंने कहा बीएड की होगी तो उनको ये हो जाएगा ये तो कमा के दे सकती है, 4 साल बाद कहेंगे चल जॉब कर। मैंने जॉब करनी नहीं, जो मर्जी हो जाए। तो जब एंगेजमेंट की बात हुई, मतलब देख दिखाइया जैसे भी होता है, तो हस्बैंड ने मेरे से बात करी और ये शर्त रखी कि मैं लाइफ में कभी भी सर्विस नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा मंजूर है, नहीं करूंगी, मुझे तो और क्या चाहिए था। जैसे कहते हैं अंधे को 2 आंखें मिल गई, आपका खुश, चलो जी रिश्ता हो गया। फिर मैरिज के बाद थोड़ा लगा बेटी भी होगी, तो लगा भी घर में सारा दिन अकेले, सर्वेंट्स ने आना, उनके साथ बोल बोल के खुद की लैंग्वेज वैसी होने लगी। क्योंकि अपने यहाँ जैसे वो आती हैं कोई बिहार से कोई कैसे, जब मैंने पेरेंट्स के पास जाना तो मदर फादर एजुकेटेड थे, उन्होंने टोकना भी तेरी लैंग्वेज को क्या हो गया, तू ऐसे कैसे बोलने लगी। फिर मुझे लगा भी थोड़ा सा घर से निकलूं ताकि अपडेट रहूं। बिल्कुल, घर रह के तो अपन बिल्कुल वही हो जाते हैं। फिर मैंने हस्बैंड को बोला भी मुझे जॉब करनी है। कहते जॉब तेरे को, पहले शर्त ये रखी थी जॉब नहीं करवाऊंगा। तो मैंने कहा मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे अपना स्कूल करवा दो। कहते कर ले, स्कूल कर ले अपना, क्योंकि मैं प्रिंसिपल थी बताया मैरिज से पहले। पर ये क्या, फिर मैंने इनके आगे एक बात रखी, मैंने कहा जी देखो मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। कहते मुझे सारा शहर जानता है, डैडी को जानते हैं, फादर इन लॉ मेरे रिटायर्ड डॉक्टर थे, सब जानते हैं, क्यों नहीं जानता। मैंने कहा नहीं, स्कूल के लिए पेरेंट्स का एज ए टीचर मुझे जानना जरूरी है। एज ए टीचर मुझे लोग पहचानेंगे तो एज ए प्रिंसिपल मुझ पे फेथ कर पाएंगे। बिल्कुल, आप मुझे 1 साल का टाइम दो, 1 साल मुझे कहीं जॉब करने दो। सिर्फ ये सोचो भी मैं अपने स्कूल खोलने का बेस बना रही हूँ। तो मुझे याद है 1 नवंबर से मैंने स्कूल ज्वाइन करा और 1 अक्टूबर को नेक्स्ट ईयर कह दिया कि अपना रिजाइन दे दे, 1 महीना रह गया, अपना रेजिग्नेशन दे दे, 1 महीने बाद तूने स्कूल छोड़ देना। 1 साल मांगा था, 1 साल मैंने दे दिया। जी जी। तो सबसे पहले जॉब आपने कौन से स्कूल में? मैंने एवीए स्कूल में। एवीए स्कूल में कैसा रहा वो 1 साल? बहुत अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रहा। उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी मुझे याद है, मोनिका मोंगा, मिस मोनिका मोंगा। आज भी उनके साथ बड़े अच्छे लिंक है, आज भी कहीं मिलते हैं तो उड़ के मिलते हैं। फिर मैंने 1 साल बाद अपना स्कूल कर लिया, बड़ी अच्छी जर्नी रही स्कूल की। स्कूल का एक नाम था शहर में, हालांकि मैंने डे बोर्डिंग प्ले स्कूल खोला था। उस टाइम डे बोर्डिंग का जमाना नहीं था। सबसे पहला स्कूल आप ही का था? सबसे पहला प्ले स्कूल आप ही का था? जी जी जी। तो बड़ा अच्छा सफर रहा। 2010 तक मैंने 11 तक वो स्कूल करा है। फिर उसके बाद थोड़ी मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स रहने लगी, बेटी बड़ी होगी, पेरेंट्स भी यहाँ ले आए हम लोग, क्योंकि वो भी बुजुर्ग हो गए थे, इन लॉज भी थे, हस्बैंड की भी ट्रांसफर चंडीगढ़ होगी, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता था, मैं बीमार रहती। फिर मुझे कहते तू स्कूल छोड़, तू पेरेंट्स को और बेटी को देख, बेटी जवान हो रही है, इसको टाइम नहीं देंगे, ऐसा ना हो कल को यही अपना कुछ ऐसा स्टेप उठा ले कि आप देखते रह जाएं। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू तंदुरुस्त चाहिए, मेरा घर परिवार सही चाहिए। हम लोगों ने एट द स्पॉट डिसीजन लिया और पेरेंट्स को मैसेज भिजवा दिया, हम लोग इस 31 मार्च को स्कूल वाइंड अप कर रहे हैं, और एट द स्पॉट हमने स्कूल बंद कर दिया। जनवरी में डिसीजन लिया और मार्च में स्कूल बंद कर दिया। जी जी जी। कितना साल आपने स्कूल चलाया है? कितने मैंने 12-13 साल चलाया। और बड़ा काफी अच्छा था। बहुत बहुत मुझे याद है आपके स्कूल में मैंने भी जॉब की हुई है, और
वहां से प्रेरणा लेकर मैंने भी कालावाली में अपना प्ले स्कूल खोला था। तो तब ना मैम मुझे याद है कि जैसे छोटे बच्चों का स्कूल था, छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो काफी लोग ना ये कहते थे, सिरसा से एक लड़की आई है, उसने ना स्कूल खोला है बच्चों का, ममता कांचल, उसके ना बच्चे नहीं है, जबकि मेरे एक बेटा था उस समय। तो मैं ना लोगों की सोच को लेकर के, कालावाली उस समय 2000, अगर मैं 5-6 की बात बताऊं तो पूरा बैकवर्ड एरिया था, हाँ मंडी है और ना वो। मंडी थी, और छोटे छोटे बच्चों को जैसे वो हाथ में पकड़ा जाते, केवल 8-8 9-9 महीने के बच्चे भी मैंने संभाले हुए हैं उस समय। बच्चे आ जाते थे, गवर्नमेंट जॉब वाले थे, वो बच्चे छोड़ जाते, तो छोड़ हम जाते हैं रखते वो। थे कि प्ले वे है। तो जब लोगों की केवल बाजार में मैं निकलती ना, तो लोग कहते, हाँ बेचारे के ना बच्चे नहीं है इसलिए बच्चे हाय संभालते हैं। हाय, तो मेरा बड़ा लोगों सोचती, की सोच। तो मैं बड़ा हंसती भी घर आके भी, भाई यार मेरे 5 साल का बेटा है, ऐसी बात नहीं है, मैंने ये बिजनेस किया है, मेरा बिजनेस है या हमारा स्कूल है, मेरा प्रोफेशन है जो भी प्रोफेशनल है, है मेरा। हाँ। तो मुझे उस समय भी, और ये भी लगा कि आपका स्कूल प्ले स्कूल था, वो पहला स्कूल था, यहाँ पर पता चला भी क्रैच से हटकर, जैसे आंगनवाड़ियां हैं, आंगनवाड़ियों से हटकर कुछ आपने नया किया था। उसके बाद का मैम सफर कैसे रहा, जैसे आपने प्ले वे को उसके ड्रॉप बाद किया? फिर मेरा फुल्ली टाइम, जैसे मेरा सोशल वर्क में तो इंटरेस्ट था ही, फिर उसके बाद मैं फुल्ली अपना जो है पूरा टाइम या पूरी एनर्जी सोशल वर्क को देने लगी। जी जैसे जी। मैंने बताया आपको, हस्बैंड को बोला कि आप पैसे ऐसे करके आश्रम बनाएंगे कभी आने वाले टाइम में या कुछ, तो हमने तब से ही एक साइड पे अपना स्टार्ट कर दिया ये ऐसा काम करना। हमें जहाँ भी कोई ऐसी फैमिली मिलती जिनके बेटा ना हो, बेटियां हो, उनकी मान लो बेटी की शादी है, तो हमें लगता भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसे की सपोर्ट होती जी है, जी जी। कई बार फिजिकली सपोर्ट भी बहुत जरूरी होती बहुत है। जरूरी होती मान लो कोई दो बुजुर्ग हैं, उनके पास पैसा है पर हॉस्पिटल जाने के लिए कोई हाथ पकड़ के ले जाने वाला नहीं है, वहां पे अपन उनको पैसा दे दे, पैसा क्या करेगा। है। जी जी। जहाँ किसी ने हाथ पकड़ के लेके जाना है, वो सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो जितनी हम कर पाते थे, अपनी भी लाइफ थी, देखो बच्चा बड़ा हो रहा था, अपनी भी लाइफ थी, पर हर तरीके से सपोर्ट करा। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक ड्राइवर भी होता था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसके भी 2 बेटियां थी। तो अपना ये होता है कि जितना सपोर्ट कर पाए, चलो 2 बेटियों का बाप है, सोचते हैं अपा एक, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उन सब लोगों में मैं अपने पेरेंट्स को या खुद को देखती थी कि तब तक मेरी भी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो पता था भी अब एक ही बच्चा है, अब आगे सेकंड चांस नहीं लेना, या जो भी था कि एक ही बच्ची रहेगी किसी भी रीजन से। तो हमेशा उनमें मैं या तो अपने पेरेंट्स देखती थी या मैं खुद को देखती थी कि कल को हमें भी ऐसे होना है, कल को हमें भी बुजुर्ग होना है, हमें कौन देखेगा, पता नहीं आगे कैसा लाइफ पार्टनर मिले, इसको क्या माहौल हो, कहाँ रहे, कितनी दूर जाए। बिल्कुल हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम एक बेटी के पेरेंट्स के मन में। जी जी जी। तो शादी के बाद में हम किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कुछ चुनौती का देखा कि जैसे देखो आपने अपने पेरेंट्स को भी देखना था, और अगर ससुराल की बात करें, चलो हस्बैंड सपोर्ट कर देता है, लेकिन इन लॉज में ये होता है कि काफी जगह पर देखा गया है, हमने खुद नोट किया है इस चीज को, कि सास ससुर को संभाले वो सेवा है, अभी बहू ने सास ससुर को संभालना है, लेकिन जब उसके माँ बाप की बारी आ जाती है, तब ये बात होती है कि भाई पूरे मायके का ठेका ले रखा है तूने, बातें सुनने को मिलती हैं। तो आपने कितनी की चुनौतियों को देखा है इस जीवन के बीच में? मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसी चुनौती का सामना करने ही नहीं दिया। उन्होंने इतना अच्छा बैलेंस बिठा के चले ना इस चीज को लेके कि जब जाना है तो जाना है। सैटरडे स्कूल ऑफ करके हम लोग मुक्तसर जाते थे, संडे वहां रुकना, मंडे मॉर्निंग 5 बजे चलना, आके बेटी को स्कूल भेजना, खुद स्कूल जाना। और लोग तो 12 बजे जैसे कहते 2 घंटे की नींद ले लेते हैं, मैं अपना घर संभाल रही होती थी। ये नहीं है भी अगर मैं पेरेंट्स को देख रही थी या स्कूल चले थी तो मैंने घर नहीं संभाला, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को भी पैरालाइज हो गया था, जी जी 7 साल वो भी बेड पे रहे हैं। तो भगवान की दया से तंदुरुस्ती थी, शौक था हर चीज को करने का, संभालने का, रिस्पॉन्सिबल थी भाई, पेरेंट्स ने बोल्ड बनाया था। हस्बैंड की भी ट्रांसफर चंडीगढ़ होगी और अकेली देख लो मैनेज किया, इन लॉज को भी देखा, पेरेंट्स के पास भी जाना, स्कूल भी था, घर का भी राशन, कभी कुछ ना कुछ, देखो घर है तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये तो रोज चंडीगढ़ से नहीं आ सकते थे, तो सब कुछ मैनेज करा है। और इन्होंने इतना अच्छा बैलेंस बनाया है कि अगर पहली बात तो कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, बाकी लेडीज थोड़ा बहुत कह देती हैं, अगर कभी उन्होंने ऐसी कोई बात करी भी, वहां जाते हैं हर हफ्ते जाते हैं या कुछ है, तो इन्होंने यही कहना इतनी देर है इसके मम्मी पापा, इसको जाने दो, बाद में किसी ने ना बुलाना है ना इसने जाना। और वही बात है, अब तरसते हैं जी जी जी। भी उस कहीं समय जाए, मिस कोई करते जगह भी हो। कहाँ जाए। जी पर जी हस्बैंड ने बहुत अच्छे से समझा इस चीज को, जी जी जी। हमेशा कहते थे भी तू जितना जाया जाता जाया, जितना तू जा सकती है तू जा, बाद में ना कोई बुलाएगा ना तू जाएगी। जी जी। और वही उसी बात के है, उस हाँ। शहर में गए मुद्दतें हो जी जी जाती हैं। जी जी जी। मैम इसी के बीच में बात करते हैं, आज के समय की लड़कियों की बात करते हैं, है ना। पहले समय में ये देखा जाता था कि लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं, तो एक ही काम है, अगर
मैं बैकवर्ड एरिया की बेल्ट की बात करूं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है आजकल एक सवाल के पीछे 10 सवाल पहले खड़े होते हैं। काफी जगह पर ये देखा गया, देखते थे पहले कि लड़की ने सिर्फ शादी करके घर बसाने हैं और बच्चों को पैदा करने हैं। ठीक है, उसने जाना है कहीं तो अपने घर वाले के साथ जाना है और 1.5 इंच का जो उसका घूंघट है, 1.5 का 2 इंच का घूंघट है, उसके साथ चलना है और ये करना है कि जो लड़की ये कर लेगी, ये कर लेगी, ये कर लेगी, उसका घर बस रहा है। और कुछ होती हैं लड़कियां कि क्यों भाई, मेरी जिंदगी है, जिसने ये बोल दिया वो घर नहीं बसेंगे कि भाई इस छोरी ने तो हवा लगड़ी है, माँ बाप ने 2 जमात ज्यादा पढ़ा दी। उस सोच में और पढ़ाई वाली सोच में, आप एक टीचर भी हो, एजुकेटेड लेडीज हो, कितना का फर्क मानते हो, कितना का इसमें बदलाव आप देखते हो, और कौन सी बात ज्यादा जरूरी है? बदलाव है अपना हक रखने वाली, हक रखो, मैं या बिल्कुल जी, नहीं, जी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, अपना हक रखो। हक मिलने भी लग गया बेटियों को। मैं भी एक औरत हूँ, एक बेटी की माँ भी हूँ, आप भी एक फीमेल हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की बेटियां हैं, वो इस हक को थोड़ा सा नाजायज रूप में ले रहे हैं। जहां तक मैं देख रही हूँ कि हम हर तरफ से हम ही हैं तो हम हमारी मर्जी चलेगी। अब आप देखो कई बार सोशल मीडिया पे कितना कुछ फेमस होता है कि कैसी ड्रेसेस डाल रखी हैं, क्या वो लड़कियां कर रही हैं, नशा कर रही हैं, ये वो, मतलब उनको ये लगता है कि अगर हमें आजादी मिली तो हम नाजायज फायदा उठाएं। मैं उस चीज को गलत मानती हूँ। अपना हक रखना, सही रहो, अपने पेरेंट्स की इज्जत का ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, तो कोई बुराई नहीं है। आप काम करो, कमाओ, जो मर्जी करो। लेकिन जब हम किसी भी बात का नाजायज फायदा उठाते हैं तो चाहे वो लड़के चाहे वो लड़की है, वो गलत है। वेस्टर्न पहरावे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वेस्टर्न पहरावा बुरा नहीं है। कब बात वही है कि हम देखने में, एक पंजाबी की कहावत है कि खाओ मन भंदा पाओ जग भंदा। बिल्कुल बिल्कुल। जो देखने वाले को अच्छा लगे, सौबर लगे, वो पहनो, पहने। मैं अब वेस्टर्न आपा भी तो डालते हैं, वेस्टर्न भी पहनते हैं, इंडियन भी पहनते हैं, बट वो चीज हो जो देखने वाले को एक सभ्य लुक दे, एक सौबर लुक दे, ना कि अश्लीलता नजर आए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। जी, मैं पहले कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, लेकिन कुछ समय से जो केस आए हैं, आपने भी देखे हैं सोशल मीडिया पर, हमने भी देखे हैं कि किस तरीके से औरत आदमी पर हावी बनती जा रही है। मैं तो एनजीओ कितनी जगह पर देखे हैं कि लेडीज ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। मैं बता रही हूँ, ये तो सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। हम एनजीओ की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लेते हैं, बहुत सालों से ले रहे हैं, और फ्री हमारी ये सेवा है। भी किसी बेटी का घर नहीं बस रहा, किसी को ससुराल में दिक्कत आ रही है, इन लॉज में दिक्कत आ रही है, परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, घर बसाते हैं। भगवान की दया से ऐसे ऐसे घर बसाए हैं जिनका कोर्ट में डिवोर्स का केस चल रहा था, और उन बेटियों का घर बसते भी 5-5, 7-7 साल हो गए। भी ऐसे उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया, सेट किया, भगवान ने किया, हम तो एक जरिया बने। पर आजकल क्या हो रहा है, पिछले 2, 2.5, 3 सालों से ये हो रहा है कि अब बेटी बचाओ की जरूरत नहीं है, अब बेटा बचाओ की जरूरत होगी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, आपा जो सब सुन रहे हैं, सबके घरों में बेटी जरूर होगी, बेटा भी होगा, बट आजकल बेटी वाले बेटे वालों पे हावी हो रहे हैं। क्योंकि जिस जमाने में हमारे बच्चे हुए, या 25 से 30 साल की उम्र वाले जो आजकल के बच्चे हैं, उन सबको लड़कियां नहीं मिल रही। उस टाइम में ये भ्रूण हत्या का बड़ा चला था कि टेस्ट करवाओ, अगर लड़की है तो अबॉर्ट करवा दो। तो उस टाइम में ज्यादा पैदा ही बेटे हुए हैं, बेटियां हुई नहीं। अब जब उन बच्चों की मैरिज की उम्र है, अब उनको लड़कियां नहीं मिल रही, और बेटियों वालों का दिमाग में कहना नहीं चाहिए इतना को, मतलब उनका हावी हुआ पड़ा उस पर वो चीज कि वो लड़के वालों पे हावी है। मतलब अपनी शर्तें मनवाना, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमारी लड़की काम नहीं करेगी। ऐसे ऐसे लोग हैं सर्कल में मिलते हैं जो कहते हैं हमने तो बेटी की शादी की, हमने तो ये शर्तें रखी हैं, हमारी बेटी घर का काम नहीं करेगी, हमारी बेटी ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। अरे भाई, तो फिर बेटी ब्याह क्यों रहे, अपने पास रखो। घर का काम नहीं करेगी तो घर किसका है? जिसका घर है काम भी तो वही करेगा। ठीक है, आजकल हर घरों में सर्वेंट होते हैं, बट शर्तों पे शादियां मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले लड़के वाली शर्त रखते थे, इसको क्या खाना बनाना आता है, क्या है। आजकल लड़के वाले पूछते हैं, बेटा तू घर का खाना खा तो लेती है ना, बना हम देंगे। अब ये नौबत आ गई है। जी जी जी, कैसे देखते हैं आजकल की पीढ़ी को? आप कैसे देखते हैं? पहले शादियां करते थे, एक ज्वाइंट परिवार देखते थे कि परिवार है वो ज्वाइंट हो, घर में देवर जेठ
हो, ननंदे हो, परिवार चहका बिल्कुल, पहका हो। हाँ। आजकल कहते हैं ज्यादा सस चंगी होवे नहीं या फोटो हो, टंगी होवे। नहीं फोटो टंगी होवे। मतलब बेटियां खुद कहती हैं कि जो हमारी भाभी आई वो तो हमारे माँ बाप की सेवा करे, हाँ। पर हम जहाँ जाएंगे वहां सास ससुर रहो, वहां लड़का अकेला रहता हो। तो अरे भाई, जो वो है वो भी तो किसी का भाई है, हम्म। किसी का बेटा है। जी जी। ये क्यों नहीं समझते लोग? अब हमारे एक ही बेटी, जैसे मैंने बताया, बट हमारी बहुत इच्छा थी कि बेटी को आगे परिवार में दे। यहाँ भी अकेली है, वो परिवार कब देखेगी? उसको परिवार का सुख कब मिलेगा? तो यही था। आजकल वैसे मोस्टली 2 ही बच्चे होते हैं, पर हमारी इच्छा थी कि उसको भाई भी जरूर मिले ससुराल में और बहन भी जरूर मिले, और भगवान ने हमारी वो इच्छा पूरी करी। 3 भाई बहन है, वो उसको जेठ भी मिला, ननद भी मिली और लाइफ पार्टनर भी है। मतलब बड़ा अच्छा लगता है परिवार में जब अपने बच्चे को देखते हैं मिक्सअप हुए। हमसे ज्यादा प्रेफरेंस वो अपनी फैमिली को देती है, तो हमें तो इस चीज की खुशी होती है। लेकिन मैम एक इसके बात में बीच में ना बात और है, जो देखो आजकल एक ना ट्रेंड, एक फैशन बन गया कि बच्चा एक ही काफी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बच्चा एक ही काफी है। लेकिन पहले था हम दो हमारे दो, 2 बच्चे थे, 2 बहन भाई थे, परिवार था, आगे निकलता था, बढ़ता था, फूलता था। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है उन्होंने एक सोच बना ली है। सबसे पहले तो काफी जगह पर देखा गया है कि बच्चे ना ही हो, आगे जरूरत पड़ेगी तो गोद ले लेंगे, बच्चे ना ही हो, नहीं तो बच्चा एक ही अच्छा। आजकल ये नारा चला दिया ये कि 10 साल पहले अच्छा। का नारा था, बच्चा एक ही अच्छा। अब तो ये है कि बच्चा करना ही नहीं है। जब इसको आप कैसे देखते हैं? कैसा? मैं तो बिल्कुल नहीं इस चीज को मतलब बढ़ावा देती है, तो बिल्कुल गलत है। अरे पहले तो जब एक बच्चा रह गया तो रिश्ते खत्म हो गए। रिश्ते खत्म हो अगर गए। 2 बच्चे हैं, बेटियां या बेटे हैं या बेटा बेटी है, तो कोई तो रिश्ता उनके आगे बच्चों का बनेगा। कोई मामा बनेगा, कोई बुआ बनेगी, कोई मौसी बनेगी, कोई चाचा ताया बनेगा। जब एक ही बच्चा रह गया, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो रिश्ते सारे खत्म हो गए। न्यू और जनरेशन के लिए तो मासी पता ही नहीं, है ही मासी नहीं और उनको बुआ मासी चाचे क्या ताई होती क्या है। है, आंटी बिल्कुल, अंकल ने हाँ, रूप ले लिया। बस आंटी अंकल ने रूप ले लिया। और जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, 35-35 साल के हो गए, अभी भी कहते हैं अभी हम अपनी लाइफ सेटल कर लें, फिर शादी करेंगे। तो 35 साल के अभी वो लाइफ सेटल कर रहे हैं, कब मैरिज करेंगे? तब तक बच्चे ना होते हैं, ना वो लोग करके राजी है। उनको ये है कि बच्चे होंगे तो हम बंध जाएंगे, बच्चे होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगी, कोई ऐसा केस मेरी नॉलेज में है कि उनकी बेटी है 2.5-3 साल की किसी फैमिली में, और उस बच्चे की माँ, ये रियलिटी है मेरे, देख लो गूज़बम्स आ गए इस बात को करते करते। रियलिटी है, उस बच्चे की माँ डॉक्टर के पास जाती है कि मेरी इस बेटी को मार दो, इसको कोई इंजेक्शन दे दो, इस बेटी को मार दो। क्यों? क्योंकि मैं रीलें देखती हूँ, मैं जिनके बच्चा नहीं है वो आजाद है, मैं बच्चे के साथ बंधी हुई हूँ। मतलब जब वो बात का पता चला ना, कसम से ये बात टॉलरेट नहीं होती। सुन के देखो गूज़बम्स मेरे बात स्टार्ट करते ही आ गए थे, क्योंकि मुझे तो पता था मैं क्या बात कर रही हूँ। मतलब ये कलियुग की माँ तो कैसी भी हो, मैं कहती हूँ मरते मरते भी अपने बच्चे के लिए उठ के बैठ जाती है, और वो रोज डॉक्टर के जा रही है, कोई एक बार नहीं कि मेरी बेटी को मार दो। क्योंकि उस पे दिमाग, उस पे हावी है सोशल मीडिया, वो रीलें देखती है। अच्छा, एक फिर इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है कि आप जो चीज देखने लग जाए अपने पास वही आएगा। उसने कोई 1-2 रीलें ऐसी देखी होगी उस बच्चे ने कि ऐसी आ गई कि देखो मैंने बच्चे ने किए, मैं अपनी लाइफ में सेटल हूँ, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, जब मेरी बाहर का कोई यात्रा टूर में चली जाती हूँ, किसी ने डाला मेरे बच्चे की वजह से मैं टूर पे नहीं जा पाई, मेरी आगे प्रमोशन रुक गई, तो उसके दिमाग में वो चीज हावी होगी कि बच्चे की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। क्या करेंगे ऐसे पेरेंट्स का? क्या करेंगे ऐसे पेरेंट्स का? और उस बच्चे के नाना नानी दादा दादी की क्या लाइफ है, जिनकी बेटी और जिनकी बहू है उनकी क्या लाइफ है, ये सोचो आप। और खुदा ना खास्ता कि वो कोई ऐसा स्टेप उठा ले, और उस बच्ची का क्या कसूर है जिसने उसके घर में जन्म लिया। और इतनी प्यारी बच्ची है वो 2.5-3 साल की। मतलब सोचने वाली बात है। मतलब दिमाग काम ही करना बंद कर देता है भी हम क्या सोचें और कि क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है, विश्वास नहीं होता। सुनने वाले आधे से ज्यादा लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पता है, बट मेरे मन को तो पता नहीं कि मैं सच बोल रही हूँ, ये रियलिटी है। मैं नाम नहीं मैं लूंगी, हाँ होता है। और सिरसा की बात भी नहीं है, सिरसा से बाहर की है। होता है, बहुत होता है। कुछ लोग इस सोच को लेकर चलते हैं कि सिंगल रहेंगे तो बेस्ट है, परिवार है, एक कबीलदारी है, इस कबीलदारी की वजह से निकलो। एक आजकल के बच्चों के मन में ये बड़ा है कि मैरिज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। हाँ, जब मन हुआ हम अलग हो जाएंगे। जी 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 जी। 2 साल के लिए इकट्ठे रहते हैं, जरूरत पड़ी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। लिव इन अब तो कोर्ट ने वैलिड कर दिया। कैसे देखते हैं उस चीज को? समाज में आप कैसे देखते हैं उस चीज को? मैं नहीं, देखो कोर्ट ने चाहे कर दिया, बट मैं उस चीज को सही नहीं मानती।
हमारे संस्कार, हमारी धरोहर, जो हमारी बैक थी, जो हमें संस्कार दिए जाते थे, आजकल वो चीजें तो खत्म ही होगी। बच्चे मैम, शर्म रह रहे हैं लिविंग। नए बच्चों के लिए तो उस चीज को अपा ने देख लिया कि चलो वो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, लेकिन जो शादीशुदा पुरुष हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वो भी लिविंग में रह रह रही हैं क्योंकि कोर्ट ने जो वैलिड कर दिया। जी जी। और ये सबसे ज्यादा खमियाजा कौन भोगता है इसका? बच्चे। बच्चे जिनका कोई कसूर भी जिनका नहीं कोई है, कसूर कोई नहीं है, कसूर जिनको ना नहीं माँ है, मिलती है ना बाप। ना बाप मिलता है। वही है ना, माँ दूसरी हो तो बाप तीसरा हो जाता है, जी। क्योंकि वो फिर दूसरी माँ का बन जाता है, तो फिर अपने आप बाप तीसरा है उन। तो इसीलिए तो लोग बच्चे पैदा करने बंद कर रहे हैं कि कल को हमें कोई बाउंडेशन ही ना हो, ना बच्चे होंगे ना हम बाउंड होंगे। बट ये सोच मेरे हिसाब से तो ये 100% गलत है। भी ऐसा नहीं होना हाँ, चाहिए। ये एक बच्चे के पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि एक बच्चा होना कितनी खुशी की बात है, कितने उनके लिए मतलब क्या फीलिंग है, शायद ये बोल के नहीं बताई जा सकती। जी 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 जी। इस फीलिंग को फील ही किया जा सकता है, और वो बच्चे इस फीलिंग से बहुत दूर हैं जिन्होंने ऐसे डिसीजन लेके बैठे हैं। मेट्रो सिटीज में ठीक है, हम रह रहे हैं, हमें कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं टोकने वाला, बट नहीं, कहीं ना कहीं आगे जाके वो पछताएंगे। जी 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 जी। मैम, अगर नई पहल की बात करें तो आपने नई पहल है वो कब शुरू करी? अपनी एनजीओ की स्टार्ट है वो, अपनी स्टार्टिंग है वो आपने कब और कैसे? जो रजिस्टर्ड एनजीओ वो हमने बनाया 2017 में। जी जी। जिसका नाम रखा अमीर सत्या फाउंडेशन, पेरेंट्स के नाम पे। जी जी। उसका भी रीजन था कि जैसे लोग कहते हैं बेटा ही वंश चलाता है, तो वही एक सेध समाज को देनी थी, दिखाना था कि पेरेंट्स का नाम तो कैसे भी चल सकता है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो पेरेंट्स का नाम चलेगा। जी जी जी। वैसे तो बुरे वालों का भी चल जाता है कि उनके बेटे ने ये काम कर दिया, उनकी बेटी ने ये हरकत कर दी, बट अगर चलाना है तो अच्छे से चलाओ। और मैंने समाज को ये दिशा दी है, पूरे इंडिया में हमारे मेंबर्स बने। जी जी। कोई छोटी बात नहीं है। जी जी। तो जो आपकी फाउंडेशन है वो कैसे कार्य कैसे करती है? हम लोग एक तो उन्हीं फैमिलीज के लिए काम करते हैं, मेन तो जिनके बेटा नहीं है, और दूसरा जैसे बताया डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लेते हैं। और हमारी संस्था की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमसे जुड़ो, काम करो। पहले तो ये होता था भी हमारे नाम से सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दो, ये मेरे सत्या फाउंडेशन की यहाँ की टीम ने ये काम करा, वो लोग डाल देते थे। पर अब 2-3 सालों से इस चीज का भी मुद्दा बनने लग गया। हमारी पोस्ट पे तो कभी कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं है, पर दूसरों की पोस्ट पे पढ़ना, और कई बार होती भी है मतलब हंसने वाली बातें कि एक केला उस किसी को दे रहे हैं और 10 लोग खड़े और नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ने वाले होते हैं। बिल्कुल। इन चीजों को देख के थोड़ा सा हमें भी लगा सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हुआ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया कोई हमारे आगे जज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं है तो हम कुछ नहीं है। बिल्कुल। मैं सोशल मीडिया यूज ही बहुत कम करती हूँ। मैं 1.5-2 साल हो गए, मतलब मेरे पास फोन ऐसे पड़ा रहता है, 4-4 घंटे में फोन ही नहीं उठाती, देखती नहीं क्या आया इस पे, क्या व्हाट्सएप पे आया, क्या इंस्टा पे आया। रहते हैं दुनिया के साथ, ऐसे नहीं मैं कहती कि मेरी आईडीज नहीं है, सब कुछ है, बट ये नहीं है कि अपनी हर एक खबर सोशल मीडिया पे हो, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने इसीलिए सोशल मीडिया पे भी डालना बंद कर दिया। इस तरीके को आप अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं? काफी जगह पर देखे हैं कि अगर मंदिर भी गए हैं, मंदिर में धोख लगाते भी सोशल मीडिया पे हैं कि हम शनिदेव जी के मंदिर गए। वो मंदिर की धोख नहीं लग रही, हम भगवान वो जी लोगों को दिखाने के लिए धोख लग रही है। ध्यान तो हमारा उसमें है कि कैमरा किस तरफ है, हमारे फोन पे हम कैसे आ रहे हैं। अगर आप सच्ची श्रद्धा से मंदिर में माथा टेकने जा रहे हो तो आप श्रद्धा रखो ना, फिर फोन को एक साइड कर दो। मैं तो इस चीज को नहीं इतना समझती। सोशल मीडिया ने लाइफ को कितना का बदला है मैम? आज के न्यू जनरेशन की बात करें तो टोटली बदल दिया। लोग फेक को असली समझ रहे हैं, दिखावे को लोग ज्यादा महत्व दे रहे हैं और असलियत से टूटते जा रहे हैं। जो साथ बैठे, आप दोनों साथ बैठे हैं, दोनों अपने अपने फोन में बिजी हैं। आप मेरा हाल नहीं पूछ रहे हो या मैं आपका हाल नहीं पूछ रही, लेकिन जो फेसबुक इंस्टा पे मेरे दोस्त हैं उनसे पूछ रही हूँ, बड़े दिन हो गए तुम्हारी पोस्ट नहीं आई। अरे जो पास बैठे उससे तो पूछ लो अभी तेरा क्या हाल है, बड़े दिन हो गए तूने मेरे से बात नहीं करी, मतलब ना तेरे मन में कुछ चल रहा है क्या? जी जी। लगता है भी आने वाले दिनों में ना पहले ये पूछते थे कि भाई तेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, तुझे क्या आता है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में ये पूछेंगे कि आपकी बेटी के फॉलोवर्स कितने हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब आने लग गए ऐसे जोक्स भी, इतने ग्रुप का एडमिन है हमारा बेटा, ये करता है वो करता है। तो ऐसे जोक्स भी, मीम्स भी बनने लग गए, जी जी आने लग गए। कहीं ना कहीं तो ये देखो खिल्ली उड़ाई जा रही है इसकी, बट लोग नहीं समझते।
जो रियल लाइफ है वो बहुत प्रभावित हो रही है एक चीज और मैं आपके इस मंच से, आपके इस चैनल के थ्रू कहना चाहूंगी, वैसे मैं बहुत कहती हूँ वो बात, जैसे कोई भी त्योहार आता है, खासकर करवा चौथ ले लो, नवरात्रे ले लो, राखी ले लो, या रूटीन में भी जो जोक्स है हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स में आते हैं, मेरा व्हाट्सएप से या इन चीजों से दूर होने का मेन रीजन एक ये है कि हम लोग लेडीज का ग्रुप है, सारी फ्रेंड्स का, चाहे किट्टी मेंबर है चाहे कैसे भी हैं, उसमें एक औरत के पे जो जोक बना है उसी को भेज रही है, उसी को शेयर कर रही है। मुझे ये होता है एक औरत होके हम अपनी ही जगह सही खुद करवा रहे हैं, मैं इस चीज से बहुत खफा होती हूँ। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है। 2-4 फ्रेंड्स को तो मैंने टोका भी अरे यार तुम लोग अपनी ही क्यों जगह सही करवा रहे हो। अब करवा चौथ पे कितने जोक्स आते हैं और लेडीज पे, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया जी, लूट लिया, कर लिया, और खुद डाले जाएंगी ग्रुपों में, और बाकी सारी वाह वाह कर रही हैं, क्लैपिंग कर रही हैं। फिर जब मिलते हैं फिर अरे तूने वो बड़ा अच्छा डाला, तूने वो बड़ा अच्छा डाला, जोक बड़ा अच्छा कैसे किया। मुझे इन चीजों से बहुत ज्यादा गुस्सा मतलब आता है। कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है उस त्योहार के लिए इनके अंडर आके वो दब जाती हैं, दब तो जाती है, त्योहार का मतलब खत्म हो जाता है। पर मैं ये कहती हूँ कि एक औरत अपना खुद का ही मजाक उड़ा रही है, अरे कम से कम इतना तो सोचो। मैं इस अब ये कह रही हूँ आपके इस मंच के जरिए, इस चैनल के जरिए ये कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज अपना मजाक मत उड़ाओ। अपनी इज्जत जब तक हम खुद नहीं करेंगे सामने वाला कैसे करेगा। मैम देखा था जैसे वो ड्रम वाला केस हुआ था, ड्रम में आदमी को उसके मारा बाद था, तो एक ड्रम पे मजाक बन गया था। बिल्कुल बना, उसके घर में ड्रम है, आदमी सेफ नहीं है। मतलब एक औरत ने गलत किया तो सारी औरतों को उसी कटखड़े में नाप दिया, सबको नाप दिया, और ये पता नहीं कब तक चलेगा। औरतों ही नहीं, औरतों ने ही नापा। मैं कह तो रही हूँ भी औरत ही औरत की दुश्मन है, औरत ही औरत का मजाक उड़ाती है, औरत ही औरत की खिल्ली उड़ाती है, वही उसकी जगह सही है। चाहे सास बहू का रिश्ता, देवरानी जेठानी का है। कभी सुनिए आपने ये बात के बहू और ससुर की ना बनी हो, जी जी, या देवर भाभी की ना बनी हो, सास बहू की ही क्यों लड़ाई। चलो आजकल का तो जमाना थोड़ा चेंज हो गया, अब नया जो आया सारे एजुकेटेड आए हैं, पहले सास बहू की, देवरानी जेठानी की, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन है। जी जी जी। मैम जो आपकी फाउंडेशन सेवा कर रही है जिसमें, और कितने तक ऐसे पेरेंट्स हैं वो पहुंचे हैं जिनके बेटियां ही हैं और आपके साथ उनका कांटेक्ट हुआ, और कोई ऐसा पल जो आज आप साझा करना चाहते हो, कुछ ऐसी बात आई हो उनके आगे? ऐसे बहुत से हैं, क्योंकि कई बार लोग ऐसे मिलते हैं। कभी तो ऐसे होता है कि किसी अदर सिटी में गए हैं, वहां भी कोई ऐसी फैमिली मिल गई, पता चल गया भी इनके ऐसे ऐसे शादी हो रही है, बेटी है, तो कोशिश होती है कि वहां भी 10 मिनट जरूर जाएं, उनको मिलें, उनसे बात करें। तो ऐसे बहुत लोग हैं। पहले एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने यहाँ पे वो अमीर सत्या सॉरी माइका होम के नाम से हम लोग बनाने का हमारा प्लान था। जैसे मैंने हस्बैंड को कहा था हम एक आश्रम बनाएंगे, पर अब बेटी की मैरिज हुई है तो वो कनाडा है, तो देखो आफ्टर ऑल तो हम भी अकेले हैं, कभी ना कभी तो हमें मूव होना पड़ेगा या मूव करेंगे जो भी है। तो हमें चीफ इमाम ऑफ इंडिया ने 2 किल्ले जमीन दी थी बिज्जू वाली में। अच्छा। वो आश्रम बनाने के लिए, माइका होम जिसका हमने नाम रखा था, भी माइका होम है, वो सबका माइका है। वो उसमें प्लानिंग यही थी भी बेटियां वहां पेरेंट्स से मिलने आएंगी, जब तक पेरेंट्स हैं हम लोग साल में 2 बार उनका कहेंगे भी हफ्ता हफ्ता आओ रहो, और जब उनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी वो बेटियां आके हमारे पास रहेंगी, उनका मायका हम बनेंगे, जो हमारी सोच थी। पर अब देखो बाहर शिफ्ट होने का बन गया, बेटी के संजोग थे वो कनाडा चली गई, तो अब उस जमीन को हमने फिर इमाम साहब को बोला भी हम तो अभी आश्रम नहीं बनाएंगे। जी जी, देखो नेचुरल है जब हम बाहर जाएंगे तो, और हमें कोई ऐसा लालच नहीं है, भगवान की दया से, भगवान का दिया बहुत कुछ है। हमने उनको वो पेपर साइन करके दे दीजिए, आप किसी और जरूरतमंद को ये जमीन दे दो। हमने वो जमीन उन्हें वापस कर दी। पर इतना जरूर है, हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड कई बार बात करते हैं कि जब आप बाहर चले गए बच्चों के पास, तब जैसे यहाँ से बच्चे जाते हैं जो पंजाब से या हरियाणा से, तो हम लोग ये सोचते हैं भी हम जो बच्चे अकेले जाते हैं उन पेरेंट्स को कितनी टेंशन होती है, कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। तो हम ये सोचते हैं भी हम ये क्या करेंगे कि जो भी अपना एक सोशल वर्क ये स्टार्ट करेंगे। हमारा नंबर है, हमें फोन करो, आपके बच्चे को एयरपोर्ट से लेंगे, 10 दिन अपने पास रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, जब तक उसको घर नहीं मिल जाता, पेपर वर्क नहीं हो जाता, तब तक बच्चा हमारे पास रहे, फिर वो अपना घर लेके चला जाए। मतलब हमारी मियाँ बीवी के भी ये प्लानिंग है कि इन फ्यूचर हम लोग ये सेवा करेंगे। जी 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 जी। तक कम से कम जो माँ बाप हजारों मील दूर बैठे हैं उनके मन को शांति हो भी हमारा बच्चा पराए देश में अकेला नहीं है। और ट्रेंड आजकल बहुत चला हुआ है कि यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। जो संभालने वाले आगे वो भी इंडियन है। हाँ इंडियन है। सबसे बच्चे को एयरपोर्ट से लेना, उसको अपने घर लेके जाना, 10 दिन 15 दिन,
फिक्स होगा भी इतने दिन बच्चा रहेगा, इतने में उसको काम मिल जाएगा, अपना पेपर वर्क हो जाएगा जो भी वहाँ का है, अपना सेन वगैरह लेना, उसके बाद बच्चा मूव कर जाए। जी 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 जी। मैम इस दौरान में आपने एक टीवी शो में भी पार्ट लिया था। जी जी, वहां से आप एज ए विनर, पीटीसी पंजाबी में। जी पीटीसी पंजाबी में, तो वहां से आप एज ए विनर होकर भी निकले हाँ थे। जी। जी, तो वो सफर कैसे रहा, कैसे आपने वो उसमें सफर तो पार्टिसिपेट एक किया? अल्टीमेट सफर था हमारी जी जी लाइफ का, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। जी जी। और बातों बातों में देखो हम लोग चले गए। हुआ कि हम एक दिन ऐसे ही बैठी, शायद इंस्टा पे मैं देख रही थी ये जो आप स्टोरी डालते हैं, जी जी जी। तो जैसे फंक्शंस में जाती हूँ, बहुत आपको बताया कि फंक्शंस में आना जाना होता है, तो सर्कल बना हुआ था। बाई चांस किसी नोन ने, पीटीसी के ही किसी मेंबर ने डाल रखा था भी ऐसे ऐसे शो हो रहा है, तो मैंने उसको लाइक कर दिया, सिर्फ मैंने लाइक करा और कुछ नहीं। और उसके 3-4 दिन बाद उनकी कॉल आ गई मेरे पास कि मैम आप इस प्रोग्राम को जो आपने लाइक करा था, तुसी किन्ने पंजाबी हो, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या क्राइटेरिया है इसका? कहते जी कुछ नहीं, परिवार चाहिए, 4 लोगों का होना जरूरी है। मैंने कहा हम तो 2 हैं। कहते बेटी दामाद को ले आओ। मैंने कहा बेटी तो बाहर चली गई, कनाडा चली गई, उनको पता नहीं इसको कि कौन सा रोज बात होती है। जी जी। तो मैंने कहा फिर तो अब 4 तो हम है नहीं, हम तो 2 ही हैं। कहते अब किसी को ले आओ, कोई भतीजा भांजा कोई दोस्त कोई भी हो, बट 4 लोग होने जरूरी है, क्योंकि ये फैमिली शो है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि फैमिली में 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे होते हैं, तो 4 पार्टिसिपेंट चाहिए, आप किसी को भी ले आओ। फिर कंफ्यूज किसको लें, कैसे करें। पहले मेरा भांजा सिस्टर का बेटा, सोचा उसको ले लें, वो जी रहे हैं पंजाब, पर वो गवर्नमेंट जॉब वाला है। हमें लगा भी नहीं, दूर से इकट्ठे तो देखो एक ही शहर में थोड़ा इजी है, पर हमें फिर हमारे एक फ्रेंड सर्कल भी हैं, डॉक्टर राजेश असीजा और डॉक्टर पूनम असीजा, उनको फोन करा भी आप ऐसे ऐसे करके प्रोग्राम है। वो कहते करना क्या है? तो आगे से अब जैसे हम लोग मिले, बात हुई, तो आगे से मैंने कहा भैया करना कुछ नहीं, आप एक दिन चलेंगे, पीटीसी वालों के खर्चे पे चंडीगढ़ घूम फिर आएंगे, होटल रह आएंगे, आगे आप अपने अपने मस्त। कहते चंडीगढ़ ही घूमने चल रहे ना, और तो कुछ नहीं करना। तो आगे से हस्बैंड बोले और क्या करना डॉक्टर साहब, चलेंगे एक दिन घूम के आ जाएंगे। जी जी जी। तो हम लोग जब गए, उस प्रोग्राम का फर्स्ट वो हुआ राउंड, तो हमारे सामने थी टीम गुरु और साई की, पंजाब में गुरु और साई, और वो जो उनके मेन थे टीम के, वो थे स्कूल प्रिंसिपल। और जैसे शुरू में 1-2 क्वेश्चन जो उन्होंने फटाफट जवाब दिए, हमें लगा भी ये तो बड़ा टफ है, हमें पता ही नहीं था उसमें क्या होने क्या नहीं। और पंजाब को छोड़े देखो 26 साल हो चुके थे, तो 25 साल हो गए थे पंजाब को छोड़े, तो पंजाब से इतना पता जरूर था, पर इतनी तो नहीं ना नॉलेज होती कि खन्ना मंडी का कितने स्क्वायर फीट है, वो क्या है, बिल्कुल वो तो अब इतने साल हो गए। पर हुआ ऐसा कि गेम्स में हम लोग एक्टिव हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, क्योंकि बताया मैंने आपको कोकुलर एक्टिविटीज बहुत की हैं। तो जैसे ही गेम्स राउंड आया, गेम्स में हम उनसे मतलब हमारे मार्क्स उनसे ज्यादा हो गए, और हम वो फर्स्ट राउंड जीत गए। फिर हमें थोड़ा आइडिया हुआ इस प्रोग्राम में क्या है, फिर हम लोगों ने तैयारी शुरू करी प्रॉपर। आते हुए रास्ते में पंजाब में फोन वोन करे, भांजे को करा, और लोगों से पूछा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते हैं, उनके नंबर्स लिए, उनसे पीडीएफ मंगवाई, नोट्स लिए, फिर हम लोगों ने पढ़ना शुरू करा। मतलब फिर तो ऐसे पढ़े हैं जैसे वाकई पता नहीं कौन सा पेपर देना है। फिर सेकंड राउंड जीतते, थर्ड जीतते, मतलब भगवान की दया से हर एक राउंड जीतते गए, और हमारी तैयारी उतनी बढ़ती गई, और लास्ट राउंड तक हम विनर रहे हैं उसके। जी जी जी। बड़ा ही मजेदार था वो। जी जी। तो आपके फ्रेंड सर्कल की बात करें तो कैसा रहा आपका फ्रेंड सर्कल, कैसा है? बहुत कितना बहुत सपोर्टिव है? बहुत सपोर्टिव है। इतनी गारंटी है कि आधी रात को किसी एक को फोन करेंगे ना, वो एक नहीं पहुंचेगा, वो 4 साथ लेके पहुंचेगा, बाकी तीनों को वो उठाएगा, उनको ये दिक्कत है फटाफट पहुंचो उधर, जो पहले पहुंच सकता है। जी जी। फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी कमाई की है भगवान ने हमें, मतलब हमारी झोली में डाले हैं, क्योंकि बच्चे बाहर हैं, वो भी इसी दम पे बेफिक्र हैं कि आपका सर्कल बहुत अच्छा है। जी जी। तो आपका बेस्ट सर्कल की बात करो, आपकी फ्रेंड की बात करो, जैसे आपने बताया कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल में यही चीज को कमाया है, तो अभी मैं बोलूं कि स्पीकर पे आप अभी किसी को फोन करो कि आपको ये इमरजेंसी है, तो किसको फोन मिलाना चाहेंगे? मेरे सर्कल में जिसको कहो उसी को मिला दूं। चलो आप अपने एक सर्कल को फोन मिलाना, स्पीकर ऑन रखना, और उनको कोई बात बोलो कि इमरजेंसी मुझे ये चाहिए, और देखते हैं कौन हाजिर होता है। हाँ जी, सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਨ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। फिर की हो गया? ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ओके ओके जी। आया कोई क्वेश्चन? जी जी। तो फोन करके ये बोलो कि नीड है, 50,000 की नीड है, 10 मिनट के अंदर अंदर वो रेंज करो और मुझे अभी चाहिए। आप तो मेरा इम्तिहान ले रहे हो।
सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों पे सिम बंद हो। ਹਾਂਜੀ हाँ जी ममता की हाल है? ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚਾਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇ 50000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਠੀਕ ठीक है। चलो जी, आप इसमें भी लकी हो हम कि पास हुए। आप लकी हो और पास हुए। और अब उनको फोन करके बोल दो, ऐसी बात नहीं है, मेरा मैंने इंटरव्यू बोल चल दिया रहा है। इनको फोन कर लो, वो बता देंगे पॉडकास्ट से हो रहा है। पहले मैसेज देना चाहेंगे, काफी अच्छा है। कहते दौलत कभी भी कमाई जा सकती है, लेकिन जो रिश्ते हैं इंसान। उनको कमाने के लिए ना, वो कहते हैं मुद्दतें लग जाती है। और जिस इंसान ने वो रिश्ते कमाए हैं, वो दोस्ती कमाई है, वो इंसान ठीक है पैसे से गरीब हो सकता है, लेकिन मन से और अपनी शानो शौकत से वो बंदा गरीब नहीं हो सकता। जैसे मैम ने बताया कि इन्होंने अपनी जिंदगी में जो कमाया है, वो उनकी जो दौलत है, असल में जो असली दौलत थी वो आज ये थी कि एक फोन पर उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो पूरा अवेयर हुआ कि पता नहीं यार क्या हो गया, और आपने अब फोन करके उनको बोल दिया ना कि सब मैंने ठीक है। हस्बैंड को बता दिया, वो एक जी, का जी। फोन आ चुका है, दूसरे की बेल बज रही है बीच में। जी 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 हाँ जी। मतलब हमारा ये मानना है भी असली कमाई वो है जी, जो जी। आपकी अर्थी के पीछे चल रही है। जी जी भी जी आपने इंसान कितने कमाए हैं, आपके बैंक में लाखों पड़ा है, आपकी अर्थी के पीछे 10 लोग हों। बिल्कुल। कहते हैं ना कमाई तो बंदे वो दिखेगी जब इस दुनिया से जाएंगे कि हमारे जी। पीछे कौन है, जी, 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 कितने बिल्कुल। लोग हैं जो हमें विदा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। बैंक बैलेंस किसने देखना है? कोई नहीं देखता। बिल्कुल सही है। कहते हैं ना, कहते बीबा सिवियां दा कट दसूगा यार ने की कमाया हाँ, दुनिया बस, ते। बस, वही बिल्कुल गल। बिल्कुल जी जी जी। और मैम आगे बढ़ते हैं शो में। और जैसे अभी आपने फ्रेंड सर्कल की बात करी है, एनजीओ की बात की है, एनजीओ चलाने में कोई ऐसी कठिनाई, कोई ऐसी मुसीबत आई हो, या कुछ लोगों का ऐसा टॉन्ट सुना हो जो आज आप बताना चाहते हो? कितनी कठिनाई आई इसको चलाने के टोंट लिए? तो सुनना पड़ता है, बातें तब सुननी पड़ती है जब हम किसी से कुछ ले रहे हैं। जी जी जी। कोई हमें पैसे दे रहा है तो अगला कोई बात सुनाएगा। जी, जी। जब हम किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे, हमें कोई कैसे कुछ अच्छा, कह तो- सकता है? जी, आपने एनजीओ अपने दम पर चलाई है? बिल्कुल अपने दम पर। पहले एनजीओ से पहले जो सेवा की अपने दम पर की है। कोविड आया, हस्बैंड ने एक ही बात बोली, कहते गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी आएगी ना। अगर ना गवर्नमेंट जॉब होती, सैलरी नहीं आती, फिर भी खाना खाते ना। फिर भी खाना ये खाते। समझ लो सैलरी नहीं आ रही, अपना राशन का रख के बाकी सारा सेवा पे लगेगा। और कोविड कितना टाइम रहा, लॉकडाउन रहा, पूरी की पूरी सैलरी हमारी उसमें जाती रही है। जी और जी। इतना मतलब मन को शांति मिलती थी ना, इवन के उसमें पिसा कौन जो है मिडॉकर जी जी। झुग्गियों वालों के पास तो इतना राशन पहुंच रहा था, बना बनाया लंगर भी वो लोग चूज करते थे, पूछते थे क्या लाए हो, क्या लाए हो? क्या हाँ, लाए ये हो? चीज उनका ये देखी है। क्वेश्चन होता था, उनको ये नहीं था कि खाना मिल रहा है, वो पूछते थे क्या लाए हो। लेकिन हम लोगों ने कच्चा राशन दिया। एक तो हमने बना के दिया, ठीक है कष्ट आया, तंदुरुस्त हैं, घर पे बैठे लोग बना तो सकते हैं। और फिर हर टाइम किसी को देने जाना, बेटर है कि उनको 1 हफ्ते की किट दे आओ, हफ्ता तो अपने घर पे खाना खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत वो अच्छी किट्स सोच लेके बनाई, चले। उसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, बिस्किट, ब्रेड, थोड़ी बहुत सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर, मतलब जो उस सीजन में चल रहा था। जैसे मार्च में स्टार्ट हुआ था तो हम वो किट बना के देके आते थे। भी 10 दिन कुछ भी है, जितना जरूरत है उतना पकाए और हफ्ता खाए। तो उनका कम से कम वो खाने का चले, 4 लोगों का, 3 लोगों का। तो हमने इस तरीके से वो किट्स बांटी है। और जी, जी। मुझे लगता है कि हमने 1000 के आसपास किट्स बांट दी होंगी कोविड जी में। जी जी जी। डीसी ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से फोन आ जाना, दिन में 3-3 बार नहाना, भी उस टाइम कोविड का भी डर था। जाने से पहले लॉबी में सोफे पे सूट्स निकाल के जाते थे, बेटी भी साथ जाती थी, तीनों ने जाना। आते ही सबने अपना अपना कपड़े उठाने और पहले वॉशरूम में जाना, नहा के चेंज करके फिर आके सोफे पे बैठ रहे हैं, फिर आके बेड पे बैठने, क्योंकि डर भी था। डर तो एक बार था ही नेचुरल, बिल्कुल, जैसे अपन डरे बिल्कुल, होते हैं न्यूज बिल्कुल। सुन के। पर 3-3 बार देखो हमने कभी नहीं, अभी फोन आया हमने मना किया हो। और जो मडोकर की मैं बात करने लगी थी, हम यही मैसेज देते थे कि जो ऐसे घर हैं, हम आपको देखेंगे नहीं, आप हमें नहीं देखोगे। हम आपके घर पे किट रखेंगे, बेल करेंगे, उसको 2 मिनट बाद आके आप उठा लेना। हमें कल को आप कहीं मार्केट में मिलो, हमें भी ना हो कि हमने इनको राशन दिया, और आपकी भी नजरें नीची ना हो कि हमने इनसे राशन लिया। जी 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 जी। मतलब मोहत्ता मार्केट की ऐसी दुकानें अच्छी खासी चलती हैं, पर जो उन लोगों के खर्चे कितने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि देखो दुकान किराए पे है, किस्तें जाती हैं, लेबर की सैलरीज हैं, तो कहाँ से निकले वो बिल है, वो तो कुछ नहीं रुका ना। जी जी जी। उनके एम्प्लॉइज भी कहते थे कि हमें सैलरी दो, हम खाना कहाँ से खाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए हमने उन लोगों को कहा भी नहीं। अब न्यू हाउसिंग बोर्ड में हम लोग गए, इतने अच्छे अच्छे वहां पे बच्चे, अपने अरोड़ा फैमिलीज के, अच्छी कास्ट के, SC-BC भी मैं नहीं कहूंगी, अच्छी फैमिलीज के बच्चे, पर उनकी आंखें नीची। फिर हमने यही कहा भी हम साइड पे हो रहे हैं, ये पढ़िए, आप अपने पावर किट उठा के ले जाओ, हम नहीं देखेंगे आपको।
बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा मतलब वो ऐसा टाइम था कि जब दिल को लगता था झंझोड़ने वाली तस्वीर भगवान सामने आई ऐसी थी। नौबत किसी दुश्मन को भी ना लाए कि किसी को उसके आगे ऐसे हाथ आटा फैलाने चावल पड़े। के लिए हाथ फैलाने पड़े। बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। अपनी तरफ से तो यही कोशिश की है भी किसी को भी नीचा ना दिखाया जाए। जी 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 जी। भी ऐसा टाइम पता नहीं भगवान किसको कब दिखा काफी कार्य किए, आपको सम्मानित भी काफी बार किया गया है। अवार्ड वाला सफर कैसे रहा मैम, जब पहली बार अवार्ड अवार्ड से बहुत बहुत अवार्ड मिले। जी जी। पहला अवार्ड मुझे मिला था करनाल में 2016 या 17 में, और वो बाय चांस मेरे बर्थडे वाले दिन था अवार्ड फंक्शन, 6 दिसंबर अच्छा। मुझे याद है। जी उस दिन संडे था तो उस दिन का वो अवार्ड फंक्शन था। उस मेरे बर्थडे ने कह दो ये उस अवार्ड ने मेरी लाइफ बदल दी। उसके बाद इतने अवार्ड्स मिले ना, मतलब कई बार तो होता था महीने में 4 संडे और चारों संडे अवार्ड लेने जा रहे हैं फंक्शन पे। फंक्शंस होते मोस्टली संडे ही हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पता नहीं कहाँ कहाँ से, यूपी, मतलब बड़ी दूर दूर से लोगों के फोन आते थे जी आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका सोशल मीडिया पे देखा है, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया पे डालते भी थे। बिल्कुल, अच्छा अवार्ड मिलता तो आप पोस्ट डालते भी अवार्ड मिला, नया नया शौक भी होता है। तो मैं 100+ अवार्ड्स मिले। फिर मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया जी मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे बहुत मिल चुके हैं, आप मेरी जगह किसी और को दे दो। फिर हमने खुद से मना करना शुरू कर दिया। जी जी जी। फिर लोगों ने प्रोग्राम में वैसे बुलाने लग गए, आप गेस्ट ऑफ ऑनर आ जाओ, चीफ गेस्ट आ जाओ, अगर अवार्ड लेना तो आप ऐसे आ जाओ। जब आप कहते हैं कि मुझे बहुत मिल चुके हैं, मुझे नहीं चाहिए, फिर सामने वाला कहता है भी ठीक है इनको ऐसे बुला लेते हैं। अब उस तरीके से कभी कभार आना जाना हो जाता है। जी 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 जी। तो आज के हमारे कार्यक्रम में हमसे बातचीत कर मैम कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। आप देखो मैं तो रुकी नहीं, जी, बिना जी। सांस के चलती जी, जी। रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के लिए? चैनल आपका हमेशा से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है और भगवान की दया से ऐसे ही करता रहे। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़ो, शेयर करो जी जी। मेरे पॉडकास्ट को भी और बाकियों को भी। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ मैम अमन होंगा, जिन्होंने काफी कुछ सिखाया है, आपकी बात बहुत बीच कुछ। में काट दूं? जी जी जी। स्टार्टिंग में भी काटने लगी थी मैं। जी। मेरा नाम अमन मोंगा नहीं, मुझे अमन लवली मोंगा के नाम से बुलाओ, जी जी क्योंकि जी। मैं मेरे हस्बैंड के बिना कुछ भी नहीं हूँ। वाह जी वाह। आज जहां तक पहुंची हूँ सिर्फ उनका सपोर्ट है, जो मैं आज यहाँ बैठी जी आपसे जी बात जी। कर रही हूँ। जी 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 जी। उनके बिना कुछ नहीं, उनके नाम के बिना मेरा नाम मुझे अधूरा लगता है। जी जी जी। तो बहुत अच्छी बात कही है जी। और ये सम्मान भी किसी किसी को मिलता है। और आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम के मेन मेहमान थे, वो थे मैम अमन लवली मोंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया लाइफ को लेकर, और ऐसी जिंदगी के बारे में, जीवन की अच्छी दास्तां उन्होंने बताई है कि कैसे वो अपने सपनों के पंख लगाकर अपने जीवन की उड़ान में वो असफल हुए, और एक अच्छा मैसेज भी उन लड़कियों को दिया है, उन पेरेंट्स को दिया है जो अपनी जिंदगी अकेले में जीना चाहते हैं। बहुत एक अच्छा गुड मैसेज दिया है। अगर एक बंदा भी इस मैसेज पर गौर कर लेगा ना, तो मेरी सोच है कि कम से कम 100 घर सुधरेंगे। और इस वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नए मेहमान के साथ नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए